माननीय देव नारायण जी, इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सम्माननीय मुकेश नेमा जी, हमारे अग्रज और इस पूरे आयोजन के और किस्सा कोताह के शिल्पकार स्वप्न दृष्टा सम्माननीय सफल जी, श्रेष्ठ संचालन कर रही आदरणीय डॉक्टर आशा वर्मा जी, यहाँ उपस्थित आप सब देवियों और सज्जनों और मित्रों, इतने लंबे सत्र के बाद अध्यक्षीय उद्बोधन मुझे लगता है कि सीधे सीधे अत्याचार की श्रेणी में आएगा और मैं अध्यक्ष जैसी हैसियत रखता भी नहीं हूँ। मैं तो बहुत साधारण विद्यार्थी हूँ कविता का। जिस सदन में आदरणीय डॉक्टर बजरंग बिहारी तिवारी, आदरणीय डॉक्टर माणिक विश्वकर्मा जी, देश के यशस्वी कवि पवन करण और आप सभी यशस्वी हैं, किसका नाम लूँ, आप जैसे लोग जहाँ उपस्थित हों, मैं वहाँ कोई अध्यक्षीय उद्बोधन नहीं करूँगा। मेरे लिए बहुत अच्छा असफल जी ने पतली गली मुझे दे दी है कि मैं अपनी कविता एक आध तो आपको सुना दूँ, तो मैं वैसा करके निकल जाऊँगा। बहुत संक्षेप में छोटी सी बात करूँगा कि कविता हर युग में, हर समय में जीवन की चुनौतियों से लड़ने के लिए, उससे संघर्ष करने के लिए प्रकाश स्तंभ का काम करती है। मैं खुद तो कुछ नहीं कहूँगा, बस दो तीन छोटी छोटी बातें जो हमारे पुरोधा कविता के कह गए हैं, उनके जरिए मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट में अपनी बात कह के 1-2 कविताएं पढ़ दूँगा। त्रिलोचन जी ने कहा कि दौड़ दौड़ कर असमय समय न आगे आए, दौड़ दौड़ कर असमय समय न आगे आए, वह कविता क्या जो कोने में बैठ लजाए। वाह वाह, बहुत बढ़िया। तो ये हमारे समाज का संक्रमण काल है, ये असमय है, कुसमय है, जहाँ तमाम सारी चुनौतियाँ हमारे सामने हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के सामने चुनौतियाँ हैं, मानवता एक तरह से संकट में है, संविधान संकट में है। ऐसे में समाज के अलग अलग औजारों से लोग लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, तो कविता भी ऐसा ही एक धारदार हथियार है जिसने हमेशा अपनी भूमिका अदा की है इन सब चीज़ों को बचाने के लिए, जो जिंदगी के लिए बहुत अहम है। सदियों पहले तुलसीदास जी ने कविता की भूमिका के लिए कहा कि अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। उन्होंने कहा कि कविता का काम तो दुभाषी का काम है और साक्षी का काम है कि हमारे समय में जो कुछ हो रहा है उसका साक्षी बने कविता और उसको एक से अनेक तक पहुंचाए। वो बीच में दुभाषी का काम करे, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट के बीच, रूप और अरूप के बीच, मानव और प्रकृति के बीच, व्यक्ति और समाज के बीच। यही तो कविता का काम है। और हमने आज सुबह से सुना, जितनी कविताएं, जितनी गज़लें हमने सुनी, वे सब मनुष्यता के इस कठिन समय में अपनी भूमिका, दुभाषी की भूमिका, सेतु की भूमिका, साक्षी की भूमिका निभाने में अपनी माकूल भूमिका अदा कर रही हैं। आप सबको सुनने के बाद ही मैं विश्वास कर सकता हूँ। धूमिल कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ, जब इससे न चोली बन सकती है न चोगा। धूमिल कहते हैं, कविता में जाने से पहले मैं आपसे ही पूछता हूँ कि जब इससे न चोली बन सकती है न चोगा, तब आप ही कहो, तब आप ही कहो, इस ससुरी कविता को जंगल से जनता तक ढोने से क्या होगा। ये चुनौती हमेशा कविता के सामने रही है कि मनुष्यता के इस भयावह जंगल बनते समय में वो कविता सचमुच जंगल से ढोकर जनता के बीच जब लाई जाएगी, हमारे मानस, हमारे अंतरतम के जंगल में से जब कवि जनता की बात करके उस तक उसके संघर्ष को धार देगा, तब सचमुच कुछ होगा भी कि नहीं होगा। ये प्रश्न हमेशा से कविता के सामने रहा होगा कि कविता की जिम्मेदारी क्या है और कितनी है। और मुझे लगता है कि हर युग में पाब्लो नेरूदा से लेकर दुनिया भर में जहाँ भी कविताएं लिखी गई हैं,
वे मनुष्य की पीड़ा को स्वर देने के लिए लिखी है। लेकिन हमारे अपने ग्वालियर के ही प्रकाश दीक्षित जी, हमारे सबके आदर्श प्रकाश जी, लिखते हैं कि कविताएं लिखना इतना आसान तो नहीं जितना बचपन के किलक भरे हाथों से बरसाती पोखर में नाव को तैरा देना। वाह क्या बात। कविताएं लिखना इतना आसान तो नहीं जितना बचपन के किलक भरे हाथों से बरसाती पोखर में कागज की नाव को तैरा देना। कविता तो कोशिश है मोम से पत्थर पर लकीर को उकेरने की। कविता तो कोशिश है मोम से पत्थर पर लकीर को उकेरने की, जिसमें पत्थर का तो कुछ रंग रूप बनता बिगड़ता नहीं, बस मोम है जो खिसता है। तो हम सब अपने समय के मोम बनकर इस कठिन पथरीले समय में कुछ न कुछ शब्द उकेर रहे हैं। शायद आने वाले समय में, आने वाला कल ये शिनाख्त करे कि जब हमें लोकतंत्र, जब हमें संविधान, जब हमें मानवता के हक में खड़ा होना था, तब हमने बिना इसकी चिंता किए कि इस पत्थर का कुछ रंग रूप बनेगा बिगड़ेगा या नहीं, मोम की तरह अपने हस्ताक्षर इस समय की शिला पर किए। बहुत संक्षेप में कविता पर बात की मैंने, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा मुझे कुछ कहना चाहिए। अधिकतम 3-4 मिनट आप सब लोगों के सामने कविता पर, अपनी कविताएं जो मुझे बहुत संकोच है इतने बड़े कवियों के सामने, भाई पवन करण जी, माणिक जी, और आप सब के किस के नाम लूँ जिन्हें पढ़ते हुए मैंने कविता का विद्यार्थी होना स्वीकार किया, उनके सामने कविता पढ़ना। असफल जी ने कह दिया कि मैं प्रेम कविताएं लिखता हूँ, तो पहले बहुत छोटी छोटी, मतलब 30-30 मिनट में, 30-30 सेकंड में 2 बातें करके फिर मैं थोड़ी अलग भी एक आध कविता सुना दूंगा। तो पहले प्रेम की बात कर ली। हम दोनों, डॉक्टर साहब देखिएगा भजन जी। सभ्यता के प्रारंभ में चकमक पत्थर से आग खोज कर लाए थे हम दोनों। सभ्यता के प्रारंभ में, मुकेश जी, सभ्यता के प्रारंभ में चकमक पत्थर से आग खोज कर लाए थे हम दोनों। सिंधु घाटी की वीथिकाओं में हमने ही तो रखे थे पहले कदम। ताड़ पत्रों पर लिखे थे मनुष्यता के पहले प्रेम पत्र। ताड़ पत्रों पर लिखे थे मनुष्यता के पहले प्रेम पत्र। शैलाश्रयों में सहस्त्राब्दियों पहले हम दोनों ने ही बनाए थे चित्र। शैलाश्रयों में सहस्त्राब्दियों पहले हम दोनों ने ही बनाए थे भित्ति चित्र। महाप्रलय के बाद हम दोनों ही तो बचे थे। महाप्रलय के बाद हम दोनों ही तो बचे थे। पिरामिडों की दीवारों पर पीठ लगाकर हम ही तो बैठते थे। पिरामिडों की दीवारों पर पीठ लगाकर हम दोनों ही तो बैठते थे। बेबीलोन के झूलते बगीचों में सबसे पहले भरी थी पीगें। बेबीलोन के झूलते बगीचों पर सबसे पहले भरी थी पीगें। अगले महाविस्फोट के बाद भी हम दोनों ही बचे रहेंगे। अगले महाविस्फोट के बाद भी हम दोनों ही बचे रहेंगे, प्रेम करने के लिए अहरनिश। समझ है ना? एक बात, दो छोटी छोटी कविताओं का युग्म है, बहुत छोटी छोटी, 2-3-4 विदा से पहले। एक दिन सिर्फ एक बार मिलना, आखिरी बार ही सही, मिलना जरूर विदा से पहले। एक दिन सिर्फ एक बार मिलना, आखिरी बार ही सही, मिलना जरूर विदा से पहले। पानी पोता से पोंछ डालना मन की स्लेट पर लिखी हमारी प्रेम कथा। पानी पोता से पोंछ डालना मन की स्लेट पर लिखी हमारी प्रेम कथा। बस छोड़ देना अपने अपने नाम का पहला अक्षर। सुरेश जी, बस छोड़ देना अपने अपने नाम का पहला अक्षर। दोबारा कभी मिले तो उसी पहले अक्षर से शुरू करेंगे एक बार फिर अपनी प्रेम कथा। ये विदा के पहले बात थी, और विदा के बाद भी कुछ थोड़ी सी बात करिए। हो सके तो रखना थोड़ी सी जगह मेरे लिए विदा के बाद भी।
हो सके तो रखना थोड़ी सी जगह मेरे लिए विदा के बाद भी। ज्वार उतरने के बाद मन के किनारों की रेत पर बचा कर रखना थोड़ा सा गीलापन। ज्वार उतरने के बाद मन के किनारों की रेत पर बचा कर रखना थोड़ा सा गीलापन। जैसे जैसे अलगनी पर छोड़कर रखती हो हमेशा एक रूमाल की जगह। जैसे अलगनी पर छोड़कर रखती हो हमेशा एक रूमाल की जगह। जैसे बची ही रहती है तुम्हारे बेतरतीब पर्स में बिंदी के पत्ते के लिए गुंजाइश। रखना थोड़ी सी जगह में। एक आखिरी कविता दूसरे मूड की, प्रेम की बात हो गई, लेकिन ये समय प्रेम के लिए भी बहुत कठिन समय है। जहाँ महिलाएं भी हैं, बहुत सारी बहनें हैं, तो लड़कियों की बात कर लेते हैं। लड़कियों हंसते रहना हमेशा। कुछ मित्रों ने सुनी अभी कुछ दिन पहले, लड़कियों हंसो और खूब हंसो कि तुम्हारी हंसी से कोई डरता है। तुम्हारी हंसी से टूटता है उसका तिलिस्म और आभा मंडल कि भरभरा कर दरकने लगती हैं अभेद दीवारें उसके दुर्ग की। खिलखिलाकर हंसो कि तुम्हारी हंसी में शामिल हैं वैदिक ऋचाएँ, कुरान की आयतें और शब्द भी। खिलखिलाकर हंसो कि तुम्हारी हंसी में शामिल हैं वैदिक ऋचाएँ, कुरान की आयतें और शब्द भी। हंसती रहना कि तुम्हारे हंसने से ही आएगा, सामने आएगा उसके मुखौटे के पीछे छुपा असली चेहरा। हंसती रहना कि तुम्हारे हंसने से ही सामने आएगा उसके मुखौटे के पीछे छुपा असली चेहरा। हंसते खिलखिलाते हुए आना कविता में। परितोष जी, हंसते खिलखिलाते हुए आना कविता में कि कवि को स्मरण रहे सिर्फ विरुद्ध ही नहीं लिखना है, बचाना है पृथ्वी पर लड़कियों की हंसी को। ठहाका लगाना कभी किसी पुराने चुटकुले पर बेबात ही। ठहाका लगाना कभी किसी पुराने चुटकुले पर बेबात ही। ठसाठस भरी मेट्रो के कॉमन कोच में, ठसाठस भरी मेट्रो के किसी कॉमन कोच में सहेलियों के झुंड के बीच काना फूसी करते हुए ठटाकर हंस देना कि पुरुष यात्री भी मुस्करा उठे तुम्हारी हंसी पर। सुनो लड़कियों, अब इस बिंब को कहाँ ले जा रहा हूँ आप लोग समझ देंगे। सुनो लड़कियों, जब तानाशाह सुनाए गल्प तब भी रोकना मत अपना अट्टहास। सुनो लड़कियों, जब तानाशाह सुनाए गल्प तब भी रोकना मत अपना अट्टहास। कभी फिस से हंस पड़ना, कभी खिलखिलाकर। राज्यसभा में तानाशाह की खुशी के लिए हंसेंगे सभासद झूठी हंसी। बहुत बढ़िया। राज्यसभा में तानाशाह की खुशी के लिए हंसेंगे सभासद भी झूठी हंसी के चारण तुम्हारी हंसी को ईश निंदा ही कहेंगे। कि चारण तुम्हारी हंसी को ईश निंदा ही कहेंगे, लेकिन बिना दंड के भय के हंसते रहना कि तुम्हारी हंसी से ही मुस्कुराते हैं बुद्ध। कि बिना दंड के भय के हंसते रहना कि तुम्हारी हंसी से ही मुस्कुराते हैं बुद्ध। तुम्हारे हंसने से डरता है तानाशाह, उसे स्वप्न में भी डराने आती है तुम्हारी हंसी। हंसते रहना, खिलखिलाते रहना तब तक जब तक कि तानाशाह झोला उठाकर चल न दे।